गोदावरी के बाद अपनी जो अगली नदी आती है, अगर हम बात करें अपनी गोदावरी के जस्ट बाद आ जाती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम की बात करें, ये हमारी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका जो उद्गम है, हम उद्गम की बात करें तो महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। महाबलेश्वर का है महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका उद्गम है। भीमा, तुंगभद्रा, हंगरी और भी कोयना है, मूसी नदी है, ये सारी नदियाँ मिलके इसको जल की मात्रा बढ़ाती हैं और ये अंत में जाके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर इसकी बात करें कितने क्षेत्रों को कवर कर, लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है। इतने क्षेत्र को देखिए जो इसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलाकर कितना क्षेत्र कवर करती है, जो कि महाराष्ट्र से कर्नाटक और कर्नाटक से आंध्र प्रदेश होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें जल की मात्रा कहाँ कितने प्रतिशत यूज होती है, देखिए महाराष्ट्र में 27% क्योंकि ढाली है, इधर चला जाता है पानी। कर्नाटक में 44% और आंध्र प्रदेश में 29% इसकी जल की मात्रा है। और ये इस नदी का विवाद भी है इन तीनों के क्षेत्र जल की मात्रा के लिए, क्योंकि अगर इस पर डैम बनाए जाएंगे तो पानी रोका जाएगा, जिसका विरोध किया जा रहा है। इसकी बात करें तो इसमें 3 परियोजनाएं चल रही हैं। एक तो अलमाटी परियोजना, देखिए मूसी नदी के इधर किनारे पे हैदराबाद है जो वहाँ की राजधानी है तेलंगाना की। अलमाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और तीसरी है श्रीशैलम परियोजना। तीनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी 3 कृष्णा नदी पे संचालित होने वाली परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम बात करें हमारी कावेरी नदी की। कावेरी नदी को जो कहा जाता है वो, जैसे गोदावरी को हम कहते थे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। देखिए भारत शब्द लगते ही तो गोदावरी हो गया, और सिर्फ दक्षिण की गंगा तो वो हो गई हमारी कावेरी नदी। इसका कारण है, कावेरी नदी अकेली ऐसी नदी है इस प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जिसमें साल भर पानी रहता है। बाकी की सब नदियाँ वर्षा पे आधारित है, वर्षा होगी तो पानी आएगा, वरना मौसमी नदियाँ इनमें जल नहीं रहता है। लेकिन कावेरी नदी अकेली ऐसी नदी है जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है उससे भी पानी ले लेती है, और जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है उससे भी पानी, तो दोनों समय उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग पानी प्राप्त करने के कारण इस नदी में पानी रहता है, इसलिए साल भर मिलने वाली नदी है। इसी कारण वहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। उद्गम की बात करें हम इस कावेरी नदी की, ये हमारी कावेरी नदी ये है। कावेरी नदी की अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक में है कोडागुड़ी जगह, कोराडू जगह भी आपको सुनने को मिलेगी, कोराडू, कोराडी कुछ भी होगा, लेकिन कोडागू सही जो वर्ड है कोडागू है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यहाँ से निकल के ये अपने जो डेल्टा बनाती है वहाँ से 16 किलोमीटर पहले ही 2 भागों में बट जाती है, एक तो मुख्य कावेरी और एक उसकी दूसरी धारा के रूप में बट जाती है, और यहाँ जाके कहाँ गिरती है, अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पर भी एक परियोजना है जो जिसको हम कहते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। अगर बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात भी तो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है जलप्रपात है, आपको पहले भी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसी पे परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना और दूसरी हमारी है मैटूर परियोजना। देखिए कावेरी नदी के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, ये 3 धाराओं के रूप में 2 बार रास्ता बदलती है, 1, 2 और 3, तो इनके बीच में नदी द्वीप पाए जाते हैं। जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में मौजूली द्वीप पाया जाता है, ऐसे ही हमारी कावेरी नदी में 3 द्वीप पाए जाते हैं, श्री रंगपट्टनम द्वीप, ये नदी द्वीप है। एक हमारा शिव समुद्रम द्वीप और तीसरा श्री रंगम द्वीप। 3 द्वीप पड़ते हैं, तो ये कैसे द्वीप है, नदी द्वीप है, जो कि किसकी विशेषता है, हमारी कावेरी नदी की विशेषता है। अगर कावेरी नदी की बात करें तो लंबाई 825 किलोमीटर है, अपवाह 87,900 वर्ग किलोमीटर में। अगर इस क्षेत्र में, क्योंकि मैंने कहा था साल भर जल रहता है, पानी की पूर्ति रहती है, तो यहाँ पे चावल बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी ये जी के क्वेश्चन है, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया। तो वो कौन सी हमारी कावेरी नदी को कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, देखिए यहाँ से निकल रही केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्र को ये कवर करती है, केरल से होते
और यहाँ पे केरल में सिर्फ 3% मात्रा इसकी मिलती है, कर्नाटक में 41% और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, क्योंकि ढाल इसका इधर है, ठीक है, इधर होने के कारण जल की मात्रा किसको ज़्यादा मिल जाती है, तमिलनाडु को। दूसरा, उत्तर पूर्वी मानसून से भी पानी ले रही है, शीतकाल में भी पानी, वर्षा सर्वाधिक इधर तमिलनाडु में होती है, तो जल की आपूर्ति इस क्षेत्र में ज़्यादा। ये भी विवाद का विषय है इन तीनों के बीच में ही जल के लिए, क्योंकि डैम बना के इस पानी रोकने की कोशिश की गई, तो जिसको कोर्ट में ये केस आज भी काफ़ी फेमस है। अगली बात करें हम नदियों की, तो हमारी आ जाती है इसमें छोटी छोटी नदियाँ जो कि पठार से न निकल के जो अपना पूर्वी घाट है वहाँ से निकलती हैं। उसमें है हमारी सबसे उत्तरी पेन्नार नदी, जो कि नंदी की पहाड़ी, नंदी दुर्ग की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, हमारी बंगाल की खाड़ी में। कोलार जिला है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है। पलार नदी भी कोलार जिले से निकलती है, नंदी दुर्ग की पहाड़ी और ये दोनों वेली से निकलती हैं और जाके कहाँ गिरती है, कर्नाटक। कर्नाटक से दोनों का उद्गम है, कोलार जिले, ये भी कोलार जिले के पास है, जहाँ से जाके कहाँ गिरती है। अगली बात करें हम अपनी वेगाई नदी। वेगाई नदी का उद्गम जो है वर्षायन पार्ट तमिलनाडु से है, ये भी पार्ट तमिलनाडु में मदुरई। देखिए मदुरई में एक फेमस जगह है मीनाक्षी मंदिर, तो अगर कई बार हिस्ट्री में पूछा गया मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो वो आपका यहाँ है। तो वहाँ से निकल कर ये कहाँ जाके गिरती है, अपनी बंगाल की। एक और विशेष नदी है हमारी ताम्रपर्णी नदी, छोटी सी, वही मैंने कहा पूर्वी घाट से निकलती है, जो कि अगस्त मलाई की पहाड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी जिसकी बात करें वहाँ से निकल के ये, देखिए वेगाई नदी तो गिरती है पाक संधि में, ठीक है, पाक जल डबरू में, और ताम्रपर्णी गिरती है जाके मन्नार की खाड़ी में। तो दोनों का अंदर डायरेक्ट नहीं जा रही बंगाल पे, एक पाक में जा रही है, पाक की खाड़ी में, और एक मन्नार की खाड़ी में जाके गिर रही है, जो कि बाद में जाके बंगाल की खाड़ी के साथ मिक्सअप हो जाती है। तो ये प्रमुख नदियाँ। इसके अलावा हम बात करें, गोदावरी हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम बात करें महानदी की। महानदी और ब्रह्माणी दोनों ही मिलके जो महानदी का डेल्टा बनता है उसको उत्कल का मैदान कहते हैं। ये मैंने जब आपको बताए थे मैदान, होमगार्ड का मैदान, मालाबार का तट, ये सारे बताए थे। तो जो महानदी है वो किसका मैदान तैयार करती है, उत्कल का मैदान तैयार करती है। दूसरी अगर इसकी बात करें तो इसमें तेल नदी इसकी सहायक, और इस पे उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। उड़ीसा ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर बात करें जीके की क्वेश्चन की, हीराकुंड बांध कहाँ पे, एक तो ये हो गया क्वेश्चन उड़ीसा, कई बार कई पेपर्स में आया है। इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी है, तो 4.8 किलोमीटर, अगर मीटर की बात करेंगे या 4800 मीटर। तो ये है भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। तो जीके का क्वेश्चन हो गया, कहाँ है, ये हो गया उड़ीसा में है। अब इसकी बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, कहाँ से इसका उद्गम है महानदी का, तो ये भी बहुत महानदी ऐसा नहीं है कि ऐसी नदी है कि हम उसे पढ़े नहीं, लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, सब चीज़ हमें उसे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि महानदी का भी अपने आप एक विषय। ये मैकाले की पहाड़ी से निकलती है। मैकाले मतलब आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मैंने पहाड़ियाँ बनाई थी। मैकाले की पहाड़ी छत्तीसगढ़, ये मैं कावेरी बता दूँ, मैकाले की पहाड़ी छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ से इसका अगर प्रॉपर जगह की बात करेंगे, पर्टिकुलर जगह ही का कहाँ से, सिहावा क्षेत्र है, सिहावा क्षेत्र, ये पड़ता है रायपुर, राजधानी है वहाँ से इसका उद्गम होता है हमारी महानदी का। वहाँ से निकलने के बाद ये उत्कल का मैदान का निर्माण करती है, और कटक इसी के किनारे पे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कटक इसी के किनारे पे है, ठीक है। ये इसकी सॉरी लंबाई है, ऊंचाई है 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये हमारी हो गई, किसकी नदियाँ हो गई, ब्रह्माणी भी यहीं आके गिरती है। इसके यहाँ से आपकी और नदियाँ जो थी हमारी तकरीबन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़
प्लीज आप मेरे से पूछ लें। अरब सागर की नदियों में नर्मदा, ताप्ती हमारी, काली, शरावती, भारतपुजा और पेरियार नदी है। इसके अलावा हमारे यहाँ से गुजरात वाले क्षेत्र से शतरंजी या शत्रुंजी है ये नाम, भादरा और एक माही नदी जो कि राजस्थान से निकलती है। जीके में माही नदी का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एक विशेष महत्व रखती है। ये राजस्थान और गुजरात से होती जो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा निकलती है उसको 2 बार काटती है और उल्टे यू आकार में बहती है। तो इस कारण ये नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीके में कई बार पूछा गया कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो राजस्थान की नदी जो है वो है हमारी माही नदी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा की बात करूँ या मैं ताप्ती की, सेकंड ताप्ती नदी, दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। कौन सी, ये नर्मदा भी, ये भी भ्रंश घाटी में होकर बहती है और ताप्ती भी। अब भ्रंश घाटी मैंने आपको बताया ही था कि जब एक सतह पे चट्टान है और चट्टान में एक हिस्सा दरार पड़ जाए, भ्रंश पड़ जाए और उसमें मान लीजिए दोनों कठोर है, ये कोमल हिस्सा है, तो ये तो जहाँ है वहीं यथावत रहेंगे। ये कोमल हिस्सा नीचे की तरफ खसक जाए तो ये स्थान खाली रह जाएगा, जिसे रिफ्ट या भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है वो इसका उद्गम है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी। देखिए जब मैंने आपको पर्वत बताए थे तो मैकाल पर्वत बताया, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम है और यहाँ से निकलने के बाद ये निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद एमपी से होती है महाराष्ट्र और फिर गुजरात की तरफ जाती हुई ये कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी। यहाँ पे पहले पड़ी थी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर इसकी मैं टोटल लंबाई की बात करूं तो 1312 किलोमीटर ये लंबी है और कहाँ से, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। कितना क्षेत्र, एमपी में सबसे ज़्यादा 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5% का क्षेत्र ये अपना बेसिन बनाती है, मतलब कितने क्षेत्र में पानी को ये पूर्ति करती है उसके लिए। दूसरी बात, अपवाह क्षेत्र कितना है इसका, तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है 98,795 वर्ग किलोमीटर, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई सुविधा, पेयजल सुविधा, अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। अब ये भ्रंश घाटी कैसे, देखिए विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के मध्य जो निचला हिस्सा गया है, भ्रंश हुआ है, उसी में से ये उस घाटी में से होके ये बहती है, इसलिए ये कैसी है, भ्रंश घाटी। और मैंने बताया था जो भी नदी अरब सागर में जाके गिरेगी वो क्या बनाएगी, एस्चुरी। इसका मतलब अपने संग जो भी कंकड़ पत्थर मलबा आ रही है, छोटा क्षेत्र है तो पानी का बहाव तेज होगा, तो जितना भी मलबा है वो पूरे प्रेशर से लेके समुद्र में जाके गिर जाएगी मलबे सहित। तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, एस्चुरी नदियाँ। इनमें तेज बहाव होता है, ज़्यादा लंबाई नहीं होती और एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे हमारी जो आती है वो है कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के, अब इस नर्मदा नदी पे भी कुछ कारक हैं, जैसे नर्मदा सागर बांध, इसके बीच में नर्मदा और यहाँ पे हमारे महेश्वर के बीच नर्मदा सागर बांध बनाया गया जिससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है, बैकअप प्लान है। इसके अलावा ओंकारेश्वर भी यहीं पे है। ऐसे ही ताप्ती नदी की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होके जो भ्रंश निचला हिस्सा था उसमें होके नर्मदा नदी बहती है, वैसे ही सतपुड़ा और अजंता, दक्षिण में अजंता आ गई, इन दोनों के बीच ये हिस्से तो खड़े रह गए और बीच का हिस्सा जो दबा उसमें से ताप्ती नदी होके निकलती है, जो कि वो भी कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में जाके वो गिरती है। तो ये नर्मदा नदी का मतलब दोनों ही एक तरीके से भ्रंश घाटी की नदियां हैं और दोनों ही अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगर मैं बात करूं ताप्ती नदी की कुल लंबाई की, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। देखिए उसकी ज़्यादा है नर्मदा की। अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है वहाँ की, जो कि लंबा मार्ग तय करते हुए लंबाई में भी ज़्यादा है, अपवाह क्षेत्र भी इसका ज़्यादा है। तो एक तरीके से महत्वपूर्ण नदी है। अभी इसका जो उत्पत्ति होती है वो है एमपी में जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये मैंने आपको बता सक, तो बैतूल, ये बैतूल से
बैतूल से इसका क्या है उद्गम। इसका कहाँ से बताया था मैंने आपको, विंध्याचल की पहाड़ियों से बताया था, और जगह भी बता दी थी। विंध्याचल की पहाड़ियों में मैंने मैकाल पर्वत, आपको पूरी ये पर्वत मैंने आपको पहले भी बताए थे कि कहाँ से कहाँ है। तो ये हमारा वो तो अमरकंटक की पहाड़ियों से हो रही थी, और ये कहाँ से हो रही है, हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि उद्गम बहुत विशेष है किसी भी नदी का। उद्गम के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से कैसे निकल रही है, कहाँ से तक जाएगी, ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। नर्मदा नदी के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जब ये नर्मदा नदी विंध्याचल से निकलती है और दक्षिण की ओर इधर आती है, पश्चिम की ओर, तो जब ये आती है तो इनके बीच में सतपुड़ा के बीच में यहाँ भ्रंश घाटी है, यहीं पे एक जगह पड़ती है जबलपुर। जबलपुर में एक जगह है भेड़ाघाट, जबलपुर, और जबलपुर में जगह है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, यहाँ पे भेड़ाघाट जो है संगमरमर के पत्थरों के लिए फेमस है। संगमरमर के सफेद पत्थर, पता ही सफेद होता है संगमरमर। तो जब ये यहाँ से जाती है तो उस पत्थर पे पड़ती हुई निकलती है, तो वहां से जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो प्रपात बनाता है, जिसे हम कहते हैं दुग्धधारा या धुआंधार जलप्रपात। एक तो पानी का धार देखिए जब गिरता है तो झाग झाग हो जाता है, दूसरा वहाँ संगमरमर है, तो दोनों ही कारण ऐसा लगता है दूध जैसी धारा बह रही है, इसलिए दुग्धधारा या धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी। तो जबलपुर में अगर इस लोकेशन पूछे जाए धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जल प्रपात, तो कहाँ है, जबलपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जीके का क्वेश्चन है कि कई बार पूछ लेते हैं किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। इसको धुआंधार या कपिल धारा, कुछ भी आप लिखते थे, कपिल धारा भी कहते हैं, कपिल धारा। क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम क्या है, कैसे है, ठीक है। बहुत ऊंचाई अब गिरता है, इसकी ऊंचाई भी अगर आप अगर मान लीजिए पूछ ली जाए बाई चांस, तो मैं आपको इसकी ऊंचाई भी बता देती हूँ, 23 मीटर ऊंचाई। ठीक है, देखिए ये ऐसे जा रही है और ऐसे जाके जब ऐसे गिरेगी तो घाट पे क्या होगा, ऊंचाई से नीचाई पे गिरेगी तो प्रपातनुमा आकृति ही बनाएगी। तो वहां जो उसकी हाइट है वो है अपनी करीबन 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और नर्मदा का जो निचला क्षेत्र है ये नाव चलाने के योग्य, नौगम्य है, तो ये भी इसकी विशेषता है। ये जो भड़ौच है, यहाँ पे भड़ौच, यहाँ भड़ौच पड़ता है, भड़ौच के निकट ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये प्रॉपर इसका लास्ट जो है वो भड़ौच है, और भड़ौच के बाद इसीलिए किस में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं हम ताप्ती नदी की, तो ये भी भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदी है। बैतूल जिले में एक जगह, में प्रॉपर जगह भी बता देती हूँ, बैतूल में मुल्ताई नामक स्थान, मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम है। कई बार आजकल क्या है, बहुत अंदर डेप्थ में पूछने लग गए, क्योंकि हम ऊपर की चीजें हमें काफी समय से पूछी जा रही है तो हमने वो रट ली हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो प्रॉपर भी दे देते हैं। तो प्रॉपर जगह बैतूल जो जिला है उसमें एक मुल्ताई नाम का स्थान है, वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। किंदों के बीच बहती है, सतपुड़ा और अजंता के बीच ये बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई 724, कई जगह लिखा हो लेकिन एग्जैक्ट मैं इसको बता देती हूँ, 700 जब छोटी करके टुकड़ों वाली को नहीं जोड़ा है, 762 किलोमीटर एग्जैक्ट आपको मिलेगी। तो ये आप ध्यान कर लें, क्योंकि इसमें छोटी जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो भी इसमें मेंशन कर देंगे। ये इसकी ऊंचाई है, सॉरी इसको मैं सही कर देती हूँ, ऊंचाई 762 मीटर की ऊंचाई से, मीटर की ऊंचाई से गिरती है ऊंचाई, और लंबाई तो इसकी वही है 724 किलोमीटर। सॉरी कंफ्यूजन हो गया था, इसको कर लेते हैं क्योंकि ऊंचाई भी मेंशन कर लेते हैं, कितनी ऊंचाई से गिरती है, मुल्ताई से 762 मीटर की ऊंचाई से निकलते हुए, और इसकी टोटल लेंथ 724, तकरीबन एक जैसी है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, अगर अपवाह क्षेत्र पूछे, वैसे तो इतना डेप्थ नहीं है, 145 वर्ग किलोमीटर,
इसका अपवाह क्षेत्र है। जितने क्षेत्र में जल की सुविधा और सिंचाई सुविधा प्रदान करती है वो इसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। बेसिन क्षेत्र इसका सीधी सीधी बात है। बेसिन क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहती कहाँ से, अगर इसकी बेसिन की बात करूं तो जैसे हमने इसके बेसिन की बात करी थी, कहाँ कहाँ से होके निकलती है, तो इसका बेसिन क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र की बात करें, ये कई बार क्वेश्चन आजकल मैंने कहा ना, किसी भी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से ये जो निकलती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। अब इनकी प्रतिशत की बात करें कि कहाँ कितने प्रतिशत है, तो इनके प्रतिशत में भी थोड़ा सा अंतर है। महाराष्ट्र में 79 है, 79%, यहाँ 15% है और यहाँ इसके पास 9% भी आता है। तो कुल मिला के इसका अपवाह क्षेत्र का सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा करता है। बल्कि यहाँ 9 भी नहीं है, इसको हम देखिए 100% में कवर करेंगे तो 6% यहाँ हो जाएगा। तो ये इसका विभाजन है कि कहाँ जल की पूर्ति कितनी मात्रा में प्राप्त होती है। ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे 2 परियोजनाएं हैं, एक तो उकाई परियोजना और एक काकरा पार परियोजना। 2 परियोजनाएं यहाँ कार्य करते हैं। ये सूरत के पास कहाँ गिरती है, जब सूरत के पास से सीधे खंबात की खाड़ी में, डायरेक्ट अरब सागर में नहीं, दोनों नर्मदा और ताप्ती किसमें जाके गिरती हैं, हमारी इसमें खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये हो गई हमारी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। अगली नदी की हम बात करें, अगली नदी हमारी इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें आगे जैसे हमने 3 भारत पूजा लिखी है, वो लिखी सारी लिखी है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी कि जो हमारी शरावती नदी है या भारत पूजा नदी है, पेरियार, ये मैंने जैसे आपको पूर्वी तट पे बताई थी, छोटी पेरियार है, बेगई नदी है, वो सब पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ थी। ऐसे ही शरावती है, भारत पूजा है, पेरियार है, ये सब भी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो ये कुछ नदियाँ घाट से निकल रही है, कुछ पठारों से निकल रही हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है घाट, और अगर कई बार पूछ लें तो कहाँ से क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ से निकलती है, जो शरावती नदी है वो शिमोगा कर्नाटक, कहाँ से उद्गम है इसका, शरावती का उद्गम जो है वो है शिमोगा। देखिए खनिजों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है शिमोगा और कर्नाटक उद्गम। यहाँ मैं क्लियर लिख देती हूँ जिससे हमें समझ में आए कि हमें क्या पढ़ना है और उसके बारे में क्या बताना है। तो उद्गम मैंने कहा कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाता है। दूसरी बात करें भारत पूजा, तो भारत पूजा जो नदी है यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं हमारी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, भारत पूजा नदी का ये शरावती नदी है, इस पे जलप्रपात भी बना हुआ है। आपने अगर सुना हो आपका फेमस भारत का दूसरा जल जो हो गया गरसोप्पा, यहाँ पे जो नाम है गरसोप्पा भी नाम है जलप्रपात, किस नदी पे है, शरावती नदी पे। कई सारे क्वेश्चन जीके के भी हमारे यहाँ कवर हो जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी पेरियार नदी, जो कि ये इसको पेरियार नदी जो है इसको पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं, केरल की जीवन रेखा, क्योंकि ये वहाँ पे जल की आपूर्ति करती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, केरल से। तो ये आपको ध्यान रखना है पेरियार नदी का। इस पे भी परियोजना है पेरियार परियोजना, और नीचे छोटी जो नदी इसमें आकर मिलती है उस पर इडुक्की परियोजना। तो
तो ये परियोजनाएं भी इम्पोर्टेंट है जो आपको मेंशन की गई हैं। तो कुछ परियोजनाओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन परियोजनाओं में से बहुत सारे आने लग गए हैं। देखिए, इसके अलावा एक पेरियार नदी जो मैंने आपको बताई है, पेरियार नदी पे पेरियार परियोजना है, लेकिन इसके साथ ही एक छोटी नदी है कि चैरुथनी नदी। ये पेरियार और चैरुथनी दोनों नदी पे मिलकर इडुक्की परियोजना और चल रही है, ये भी केरल की ही परियोजना है। इसके अलावा मैंने आपको भारतपुजा नदी के बारे में बताया, अरब सागर में गिरती है, केरल की सबसे बड़ी नदी आपको ध्यान रखना है, और कन्याकुमारी की पहाड़ियों से। तो ये दोनों ही केरल की परियोजनाएं हैं और मुख्य रूप से केरल को जल आपूर्ति प्रदान करती हैं। एक मैंने आपको कहा था कि यहाँ से शरावती नदी जो शिमोगा कर्नाटक से इसका उद्गम है, जो जलप्रपात जिसका नाम अब कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। देखिए, एक जलप्रपात मैंने यहाँ बताया था धुआंधार, और एक जलप्रपात आप कहें तो ज़्यादातर जो पठारी क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक क्या पाए जाएंगे, जलप्रपात पाए जाते हैं। इसी वजह से वहाँ हरियाली काफ़ी देखने को मिलती है। एक शतरंजी या शतरंजी नदी और भद्रा नदी दोनों ही गुजरात की गिरनार पर्वत या जिसे गिर पर्वत कहते हैं वहाँ से निकलती हैं, दोनों निकल के अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। तो ये छोटी नदी है, इतना नहीं है। बात करें अगर हम यहाँ पे जो नर्मदा नदी है, एक हम राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। यहाँ से नर्मदा नदी में से नर्मदा नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान में सीलू नाम की एक जगह है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, और वहाँ से प्रवेश करके इस नहर के द्वारा राजस्थान के दो जो जिले हैं उनके दो क्षेत्रों को सिंचाई की आपूर्ति की जा रही है। एक तो जालौर में एक जगह है सांचौर, जो कि देखिए समुद्र तल से सबसे, एक जीके का क्वेश्चन ये भी है कि समुद्र तल से भी नीचा स्थल राजस्थान का कौन सा है, तो वो सांचौर है। तो एक तो सांचौर वाले हिस्से को जल की सुविधा प्रदान करती है, और दूसरा बाड़मेर की गुड़ामलानी जगह है, वहाँ पे इन दो क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान हो रही है, सुविधा यहाँ से मिल रही है। तो कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान की सीटू मतलब जालौर वाले क्षेत्र से, और वहाँ से भी सांचौर और गुड़ामलानी से, दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से इसको जल की प्राप्ति होती है नर्मदा नहर के माध्यम से। अगली नहर की बात करें हम, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, वो है हमारी माही। क्योंकि माही की जो हम बात कर रहे हैं ये भी सीधे जाती है, लेकिन मैं इसको माही को यहाँ मेंशन ना करके मैंने आपको कहा था अंत्य प्रवाही क्षेत्र राजस्थान का जो है एक और पोर्शन है वहाँ करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेंगे। तो ये हो गया हमारा अरब सागर का अफवाह तंत्र।